गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी समय आप ये वीडियो देख रहे हो। वैसे अभी तो यहाँ के सुबह के 4 बज रहे हैं जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ। एक्चुअली आज मेरा प्लान था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करने का, बट एक मीटिंग के कारण मैं घर पहुँचा। लगभग 6 बजे मैं घर से गया था। शाम के मेरे को घर आते आते 11 बज गया और कुछ शूट हो नहीं पाया। शायद ये भी ना हो पाता, पर मैंने लास्ट मोमेंट यही सोचा कि जब मैंने बच्चों से वादा किया है कि एवरीडे आप लोगों को कुछ मिलेगा नया सीखने के लिए, तो एटलीस्ट कुछ तो करना होगा। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इन इनकम टैक्स। ठीक है, मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूं सोचने के लिए कि ये टैक्स अवॉइडेंस है कि टैक्स प्लानिंग है। ठीक है, आप अगर वीडियो का टाइटल देख रहे होंगे तो इस वीडियो का टाइटल ही यही है, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस। और मैंने एक क्वेश्चन मार्क दिया है वीडियो के टाइटल में, और वीडियो के थंबनेल में भी पहले एक क्वेश्चन मार्क ही दिया हुआ है, क्योंकि ये आपको डिसाइड करना है कि ये क्या था, और उसके बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये एक्चुअली में था क्या। ठीक है, तो आइए हम लोग अपनी टैक्स की दुनिया में आगे बढ़ते हुए ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में बनाता रहूंगा। किसी दिन या 1-2 दिन में, या किसी दिन आपको आ जाएंगे। ये कुछ 7 से 8 मिनट के वीडियो होंगे डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक। जस्ट कि जो लॉ आपने पढ़ा है, जो प्रोविजन आपने पढ़ा है, उसके ऊपर अगर कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी हुआ है तो कैसे उसमें रूलिंग आई थी। पढ़ना एक बात होती है, मैंने पहले दिन भी बोला था, पढ़ना एक बात होती है, सीखना एक बात होती है। आज हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, और एक मोटिवेशनल वीडियो बहुत जल्द आएगा। और आप सबके लिए एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है जीएसटी रिलेटेड, जो मैं इस वीक के लास्ट क्लास में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे को बोला, सर आप डीटी करा रहे हो, सर आप थोड़ा जीएसटी का भी कुछ देख लो। तो एक बम्पर अनाउंसमेंट आपके लिए आने वाला है, क्योंकि मैं ये अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ। जब मैंने ये फ्री में करवाया तो वो भी ऐसे रीजनेबल रेट्स पे या किसी चीज पे होगा, जो भी स्कीम मैं सोच रहा हूँ अपना कॉस्ट वॉस्ट देख के। ठीक है, कि यू वोंट फील द पॉकेट पिंच, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, तो मोटिवेशनल वीडियो आ रहा है, वो आ रहा है। और आज की मीटिंग किस बारे में थी सर? आज मैं एक सर से मिलने गया था और हम लोग प्लान कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव लॉन्च करने का। ठीक है, सो दैट आपको घर बैठे बैठे एजुकेशन भी मिल जाए और वो पूरे मार्केट से सबसे बेस्ट रेट पे होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट रेट, आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा फ्रॉम प्रोफेशनल टीचर्स एंड सिमिलरली एट एन अफोर्डेबल प्राइस। अब चलिए आज आते हैं अपने टैक्स की दुनिया में, स्वागत करते हैं। आज का क्या हमारा टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक बहुत बड़ा विवाद है इन द ईयर 2012 का। ठीक है, मैंने इसका हेडिंग ही दिया है, देखिए, वोडाफोन केस लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझे, हमें पहले इन टर्म्स का मतलब समझना होगा। ठीक है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है टैक्स प्रोविजंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, और जो जो टैक्स में बेनिफिट्स दिए हुए हैं, जैसे डिडक्शंस के बेनिफिट दिए, कुछ एग्जेम्पशंस दिए हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, मैंने पढ़ाते समय बहुत बार बताया था, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, ये सब का बेनिफिट लेते हुए आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी एकदम मिनिमाइज कर लो। इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। ये है लीगल, ऑथराइज्ड बाय लॉ, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसी के लिए जाने जाते हैं। वैसे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसके लिए भी जाने जाते हैं, अवॉइडेंस के लिए, पर इसके ये आप अच्छे सेंस में जाने जाते हैं, टैक्स प्लानिंग। इन ऑर्डर टू हैव अ गुड साउंड टैक्स प्लानिंग, यू नीड टू नो 2 things. And that is what this channel is all about. First, you need to have good theoretical knowledge as well as practical application. ठीक है, थ्योरी में मैं सिखा रहा हूं, या आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं। तो टैक्स प्लानिंग ये है, आपके दिमाग में आना चाहिए टैक्स प्लानिंग लीगल है। ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस ऑन द अदर हैंड क्या है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, और वो भी किस तरह से? ठीक है, ये इलीगल है। ठीक है, बट आप इसको इस तरह से करते हो, आप इसको इस तरह से करते हो टैक्स अवॉइडेंस, कि आप विद इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ही खेल जाते हो, पर एक्ट के इंटेंशन को हार्म कर देते हो। मतलब क्या है? जो आपने किया है दैट इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, जस्ट लाइक टैक्स प्लानिंग, बट यू हैव डिफीटेड द वेरी पर्पस ऑफ द लॉ। ठीक है, इसे सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलते हैं ना। आपने एक्ट को सब्सटेंस में फॉलो कर दिया, ठीक है, वर्ड्स में फॉलो कर दिया, फॉर्म में फॉलो कर दिया, लेकिन सब्सटेंस में फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म।
अच्छा, हम लोग कुछ और चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले कैपिटल एसेट क्या होता है? अच्छा, कैपिटल एसेट मींस एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी दैट इज वैल्यूएबल टू यू व्हिच इज हेल्ड आप अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, कोई भी चीज जो आप अपने बिजनेस के लिए हेल्ड करते हो वो होता है कैपिटल एसेट। ठीक है, अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर का अगर आप बुकिश डेफिनेशन देखोगे तो बड़ा गजब का देता है कंपनीज एक्ट में बच्चा। शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर ऑफ द कंपनी। इट बेसिकली मींस कंपनी के जो टोटल एसेट्स होते हैं उसका एक हिस्सा। क्योंकि आपने अगर बैलेंस शीट देखा होगा तो एसेट साइड होता है, एक लाइबिलिटी साइड होता है। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल दिया होता है, कैपिटल के अंदर शेयर्स दिए होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो ये शेयर्स बेसिकली क्या है? दे आर अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, अच्छा, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? जब एक कंपनी, ध्यान से ये वाला लॉजिक एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को, ठीक है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50%, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग राइट अक्वायर कर लेती है, वोटिंग राइट अक्वायर कर लेती, जो कि कैसे आएगा? शेयर कैपिटल होल्ड करने से कर लेती है, तो हम लोग बोलते हैं कि उन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप है। जिसने मोर देन 50% होल्ड किया वो होल्डिंग है, जिसका होल्ड किया वो है सब्सिडरी। अगर आपको लग रहा हो कि मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो मैं ये समझाने के बाद, पूरा खत्म करने के बाद एक बार वापस से बोल दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो को हमें शॉर्ट रखना है, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट डाइजेस्टेबल क्लिप। ठीक है, तो इन टर्म्स का मतलब आपको बस ब्रशअप करने के लिए बता रहा हूं, नॉर्मल आपको ये पता चलेंगे जब हम लोग कोर्स के थ्रू जाएंगे। दूसरा, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ एनआर। हम लोग ने लास्ट डे पढ़ा था कि एनआर को जब इनकम पेमेंट करते हैं तो एनआर की इनकम डीम टू अक्रू एंड अराइज होती है इंडिया में, तो एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। ये क्या बोलता है कि जब भी एक नॉन रेसिडेंट को आप पेमेंट कर रहे हो और उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है तो आप उसका टैक्स एट सोर्स काट लोगे। टीडीएस, टैक्स एट सोर्स मींस कि मैं नॉर्मली टैक्स कैसे होता है, मैं एनआर को पैसा दूंगा, एनआर अपनी इनकम से टैक्स देगा। वो रिस्क ही नहीं लेना हमें, क्योंकि एनआर तो बाहर है ना। तो सेफ्टी पर्पस के लिए क्या बोलते हैं? डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मतलब जो पेयर होगा, सपोज मैंने एक एनआर से कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली, तो उसने जो मेरा कंस्ट्रक्शन किया वो मेरे को पड़ा 2 लाख रुपया, तो उस पे कंस्ट्रक्शन की सर्विस पे इफ देयर इज अ 2% टीडीएस, ठीक है, मैं पहले 2 लाख का 2% काट लूंगा, नेट पैसा मैं उसको दूंगा और वो पैसा मैं गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे होता है। एक बार फिर से बोल देता हूं, टैक्स प्लानिंग मींस लीगल प्रोविजंस की मदद लेते हुए टैक्स को, मतलब लॉस को पूरा सब्सटेंस में फॉलो करते हुए टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज कर देना। टैक्स अवॉइडेंस मींस टैक्स प्रोविजंस को हर्ट करना, ठीक है, उनको फॉलो करते रहना बट सिर्फ फॉर्म में ना कि सब्सटेंस में, और टैक्स पेमेंट को अवॉइड करना। कैपिटल एसेट मींस एनीथिंग व्हिच इज वैल्यूएबल, यूज्ड फॉर योर बिजनेस और हेल्ड विथ यू फॉर ग्रोथ। शेयर्स बेसिकली मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। होल्डिंग सब्सिडरी में होल्डिंग कंपनी मींस एनी कंपनी व्हिच होल्ड्स मोर देन 50% ऑफ द अदर कंपनी, एंड टीडीएस इज टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स ऑन पेमेंट टू एनआर नॉन रेसिडेंट। अब आइए वोडाफोन केस लॉ। सर आपने हमें ये सब टर्म्स क्यों समझाए? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आओ हम पहले समझाते हैं कि वोडाफोन केस लॉ था क्या। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा इसको ना जूम आउट कर दे जिससे आपको पूरा पेज एक ही साथ में दिखे। मेरे को पता है थोड़ा छोटा दिख रहा है, मेरे को पता है थोड़ा छोटा दिख रहा है, मैं इसको आपको ऑलरेडी भेज चुका हूं टेलीग्राम में, तो आप उसकी टेंशन मत लो, पर मैं पहले ना आपको समझाऊंगा पूरा बिना देखे उसको। ठीक है, फॉरेन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी थी, एक इंडियन कंपनी थी। फॉरेन कंपनी का नाम था हचिसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड। क्या नाम था? हचिसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड। प्यार से हम लोग बुलाते हैं हचिसन ग्रुप, इसलिए याद है हच था पहले, हचिसन ग्रुप। और एक इंडियन कंपनी है एसआर लिमिटेड। ठीक है, जो एसआर लिमिटेड है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है, इसलिए इंडियन कंपनी है। और जो आपका हचिसन ग्रुप है, जो हचिसन का लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी हांगकांग में रजिस्टर्ड है, तो इट इज अ फॉरेन कंपनी। ठीक है, डोमेस्टिक नहीं, फॉरेन कंपनी है। अब हुआ क्या, हचिसन ने और एसआर ने मिलके एक जॉइंट वेंचर खोला। ठीक है, मतलब जॉइंटली एक बिजनेस स्टार्टअप किया, तो आप ऐसे समझ लो एक नई कंपनी बनाई। ठीक है,
ये कंपनी इन्होंने इंडिया में रजिस्टर्ड करवाई एंड इट इज एन इंडियन कंपनी और इसका नाम है हचिसन एसआर लिमिटेड। क्या नाम है? हचिसन एसआर लिमिटेड। दोनों को मिला के हचिसन एसआर मिला के हचिसन एसआर लिमिटेड। ठीक है। और इसका काम क्या था? इंडिया में टेलीकॉम बिजनेस करना। इसी से आपके पास वो नेटवर्क आया था हच। ठीक है, कि ये वो सिम कार्ड बेचेगा, वो हच वाला डॉगी याद है? तो ये कॉन्सेप्ट आया था हच का यहां से। ठीक है, तो ये इंडिया में बिजनेस करी थी मस्त, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जो हचिसन ग्रुप है, इसकी एक और कंपनी थी जो इसकी 100% सब्सिडरी है। माइंड यू 100% सब्सिडरी है और ये कंपनी का नाम था सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। और ये जो इसकी सब्सिडरी है वो रजिस्टर्ड थी कहां पे? मॉरिशस में। ठीक है, सिंपल। हचिसन हांगकांग, एसआर लिमिटेड इंडिया, हचिसन हांगकांग मिलके HEL इंडिया में बनाया। ठीक है। और हचिसन की खुद की एक सब्सिडरी 100% कंपनी है सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। ठीक है, जिसका वो 100% होल्डर है। ठीक है, 100% शेयर कैपिटल वो होल्ड करता है। इस तरह की सब्सिडरी कंपनी को हम लोग बुलाते हैं होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। अब ये जो सीजीपी इन्वेस्टमेंट्स था, इसने क्या किया? इसकी भी कुछ दूसरी सब्सिडरी कंपनीज थी, सब फॉरेन कंपनीज थी, कुछ दूसरी सब्सिडरी कंपनीज थी और इसने खुद ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया। किसके? HEL के। कौन सी HEL? वही जो हचिसन और एसआर लिमिटेड इंडिया में बनी हुई है, उसके शेयर्स में इन्वेस्ट किया। अब हुआ क्या? इसने खुद उस कंपनी में HEL में सीजीपी ने खुद 15.05% खरीद लिया। ठीक है। और थ्रू अपनी सब्सिडरी, मतलब जो सीजीपी की सब्सिडरीज थी उनके थ्रू क्यूमुलेटिवली मिला के इसने खरीद लिया 59% के आसपास। दोनों मिला के इसके पास हो गए 67%। तो अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, मतलब HEL लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बन गई है सीजीपी। सोचिए सोचिए, सुनिए एक बार फिर से। जो HEL है उसकी होल्डिंग कंपनी बन गई है सीजीपी बिकॉज इट्स होल्डिंग मोर देन 50%। एंड सीजीपी खुद में 100% सब्सिडरी है किसकी? 100% सब्सिडरी है किसकी? बोलिए बोलिए बोलिए, किसकी? हचिसन की। ठीक है। तो अब आपको एक ट्रेड समझ में आ रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि जो हचिसन हांगकांग वाली है उसकी दो सब्सिडरी है, एक सीजीपी, ठीक है, एक सीजीपी और दूसरा कौन सी कंपनी? HEL जो इंडिया में है। ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुई? जो हचिसन हांगकांग वाली थी उसने सीजीपी वाली जो कंपनी थी वो पूरी कंपनी उठा के बेच दी वोडाफोन इंटरनेशनल को। ठीक है, किसको बेच दी? वोडाफोन इंटरनेशनल को। अब क्योंकि वोडाफोन ने सीजीपी खरीद लिया, तो वोडाफोन ने जैसे ही सीजीपी खरीदा तो सीजीपी का जो 67% का इन्वेस्टमेंट था HEL इंडिया में, वो भी वोडाफोन के नाम हो गया, है ना? वोडाफोन के नाम हो गया। अब वोडाफोन के पास कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है इंडिया में। ये है केस लॉ। अब विवाद कहां है? इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी बोलता है एकदम सिंपल सी बात कि क्योंकि सीजीपी 67% शेयर्स होल्ड करता था इंडियन कंपनी में। ठीक है, तो जब सीजीपी के शेयर्स इंडियन मतलब बाहर बेचे गए, ठीक है, तो वो कैपिटल गेन हम लोग इंडिया में टैक्सेबल करेंगे, मतलब जबरदस्ती इंडिया में टैक्सेबल करेंगे। ठीक है, ऐसा कोई लॉ नहीं था, कोई लॉ नहीं है। उन्होंने बस एक बात बोली कि क्योंकि जो शेयर्स है, ठीक है, जो शेयर्स हैं सीजीपी के, जो शेयर्स हैं वो जो वैल्यू डिराइव कर रहे हैं वो HEL इंडिया से कर रहे हैं वैल्यू डिराइव, क्योंकि 67% होल्डिंग है। ठीक है, तो जो कैपिटल गेन हो रहा है हचिसन ग्रुप को, वोडाफोन को ये शेयर्स बेचने से, वो इंडिया में टैक्सेबल करो। ये विवाद है, इंडिया में टैक्सेबल करो। और सिमिलरली चूंकि वोडाफोन NR है और हचिसन को हम इंडियन कंपनी मान लिए हैं जबरदस्ती, ठीक है, हचिसन को हम इंडियन कंपनी मान लिए हैं, तो जो पेमेंट हो रहा है
जो पेमेंट हो रहा है उस पर टीडीएस भी कटना चाहिए अंडर 195, ये बात होगी। ठीक है, कि जो पेमेंट हो रहा है उस पर टीडीएस भी कटना चाहिए अंडर 195। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ये दो विवाद थे मेन। ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन इज सब्जेक्टेड टू कैपिटल गेन टैक्स इन इंडिया बिकॉज एन इंडियन कंपनी इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, एंड दूसरा दैट द वोडाफोन शुड डिडक्ट टैक्स टीडीएस एट 195। ठीक है, केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक है, केस गया बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट अप्रूव्ड इन फेवर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और वोडाफोन को बोला गया कि आपको सारा का सारा जो टीडीएस का पेमेंट है वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो आपको अपनी जेब से पूरा टीडीएस भरना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जो कैपिटल गेन भी लगा है ना हचिसन ग्रुप पे, वो भी वोडाफोन को ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो हम लोग हमेशा टैक्स उससे वसूल करना चाहते हैं ना जो इंडिया में हो। जो बेच के भाग गया उससे क्या मिलने वाला है? वोडाफोन तो है इंडिया में, हचिसन तो बेच के भाग गया अपना शेयर। हचिसन का सीजीपी में था, सीजीपी से एचईएल में था, वो पूरा सीजीपी बेच दिया। अब हचिसन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा इंडिया में। ठीक है, परफेक्ट प्लानिंग, वो निकल गया। तो अब गवर्नमेंट का बोलना क्या है कि वोडाफोन को ही कैपिटल गेन टैक्स भी देना है और वोडाफोन को ही वो इनकम जो उन्होंने पेमेंट की है नॉन रेसिडेंट को उस पर भी टैक्स देना। ठीक है, उस पर भी टैक्स देना। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ना अपने प्रोविजंस की धज्जियां उड़ा रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोविजन ये है कि जब एक आर एनआर को पेमेंट करता है तो टीडीएस काटना है। ये एक एनआर को आर से पेमेंट करवाने के लॉजिक पे टीडीएस बतवा रहे हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि उनको यहां पे टैक्स लेना था। ठीक है, हालांकि जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको ओवररूल कर दिया, वोडाफोन हैड टू पे टैक्स, वोडाफोन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में जाके सिंपल सा कॉइन किया ये चीज कि दिस चार्जिंग टैक्स फ्रॉम अस हैज नो लॉजिक इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज एक एनआर ने दूसरे एनआर के साथ ट्रांजैक्शन किया, वोडाफोन ने ट्रांजैक्शन किया हचिसन के साथ, हचिसन है हांगकांग में, और वोडाफोन इंटरनेशनल भी इंडिया के बाहर है, दोनों नॉन रेसिडेंट है। जिस कंपनी के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं वो कंपनी मॉरिशस में है, वो भी नॉन रेसिडेंट है, फॉरेन कंपनी है। तो इंडिया में टैक्स आने का मतलब क्या बनता है? ठीक है, वोडाफोन वन इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, व्हाट डिड द इनकम टैक्स अथॉरिटी डू? इनकम टैक्स अथॉरिटी उसी दिन अगले 2012 के फिनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लेके आ गया। मार्च को 17 मार्च 2020 को इन्होंने फिनेंस एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया। मतलब रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब समझो कि इन्होंने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इसीलिए मेरे को ये करके दिखाना था। आपको याद है कि अगर एक फॉरेन कंपनी एक इंडियन कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है और हमने अगर फॉरेन कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर कर दिया तो उससे जो गेन होगा दैट विल बी डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया। ठीक है, वहां से उन्होंने वो प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और इंट्रोड्यूस करके क्या बोला कि हम 1961 से यही बात सोच रहे थे। ठीक है, आप लोग सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1961 से हम लोग यही बात सोच रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए, बस लिखा हम लोग ने आज। वोडाफोन बार एसोसिएशन के पास जा गया, वहां उन्होंने बोला कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, यू कांट अमेंड अ रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट जस्ट टू पनिश अ कंपनी। एंड वोडाफोन के हिसाब से दिस इज टैक्स प्लानिंग और गवर्नमेंट के हिसाब से दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। सर करंट सिचुएशन क्या है? करंट सिचुएशन में वोडाफोन वाज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हेल्ड ट्रू। अब मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्या ये टैक्स अवॉइडेंस है या क्या ये टैक्स प्लानिंग है? नीचे कमेंट में लिखिए। मैं आपको एक बार फिर से अब डायग्राम के साथ समझा देता हूं और देन वी कैन एंड द वीडियो। देखिए, हचिसन HITL, ये बेसिकली हचिसन टेलीकॉम इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये हांगकांग में रजिस्टर्ड है। ठीक है, और ये जो SR लिमिटेड है ये इंडिया में रजिस्टर्ड है। इन दोनों ने मिलके एक जॉइंट वेंचर करके कंपनी खोली हचिसन SR लिमिटेड, HEL, इंडियन कंपनी। क्या पर्पस के लिए? टेलीकॉम बिजनेस करने के लिए इंडिया में। इस हचिसन की एक 100% सब्सिडरी है CGP इन्वेस्टमेंट्स, नामी है CGP इन्वेस्टमेंट्स, जो कहां पे है? मॉरिशस में।
ठीक है। मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन। बेसिकली क्या है, इंडिया और मॉरिशस के बीच में जो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, DTAA, याद है लास्ट डे, DTAA, वो ये प्रोवाइड करता है कि जिस इनकम पे मॉरिशस पे टैक्स लग गया है वहां पे इंडिया पे टैक्स नहीं लेगा, और सिमिलरली वाइस वर्सा। दैट इज व्हाई मॉरिशस इज अ टैक्स हेवन। पर ये हालांकि आपके लिए रेलेवेंट नहीं था, तो आप ये बात इग्नोर कर दो कि मैंने बोला था। फिर मॉरिशस की ये जो कंपनी थी, इसने क्या किया, खुद डायरेक्टली 15.05% शेयर खरीद लिया HEL लिमिटेड में, एंड बाय ओन सब्सिडरी, मतलब इसकी जो दूसरी सब्सिडरीज थी उसके थ्रू, सब्सिडरी ने खरीदा, मतलब होल्डिंग का ही शेयर होता है, सब्सिडरीज के थ्रू इसने खरीदा 51.95। जब आप दोनों को टोटल करते हो दैट कम्स टू 67%। द मोमेंट इट होल्ड 67% हियर बच्चों, ये बन जाता है क्या, होल्डिंग, तो ये बन जाता है क्या, सब्सिडरी, वो बन जाता है होल्डिंग, ये बन जाता है सब्सिडरी। फिर क्या हुआ, हचिसन ने हांगकांग में वोडाफोन इंटरनेशनल को CGP के 100% शेयर्स बेच दिए। जैसे CGP के 100% शेयर्स गए, ये जो 67% होल्डिंग था, ये भी अब CGP का जो था वो बन गया किसका, वोडाफोन का, ठीक है। जो CGP का था वो बन गया वोडाफोन का। और जैसे ही ये हुआ, हमारे इनकम टैक्स अथॉरिटी चिल्लाने लगे कि क्योंकि इंडियन कंपनी का शेयर्स ट्रांसफर हुआ है एक से दूसरी पार्टी को, HEL को, तो भैया ये नहीं होगा, ठीक है, इस पे कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होगा। और वोडाफोन बोलता है, और वोडाफोन को बोला कि आपको TDS डिडक्ट करना था। हालांकि मेरे हिसाब से ये वाला फिर भी एप्लीकेबल है, पर इस वाले का कोई कॉमन सेंस नहीं बनता। क्यों एक NR दूसरे NR को पेमेंट करते समय TDS काटेगा, मेक्स नो लॉजिक टू मी। इवन इफ यू होल्ड let's say CGP as an Indian company in transferring Indian shares, still NR को पेमेंट करते समय TDS नहीं काटेगा। वो NR जब NR को पेमेंट करता है तब कटता है, ठीक है। तो वोडाफोन का तो केस तो बहुत सिंपल है। अल्टीमेट क्रक्स ये है दैट वोडाफोन वाज नॉट रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स, एंड आफ्टर दैट अगर ये अरेंजमेंट अब होता है फ्यूचर में जाके, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज ऑलरेडी अमेंडेड द सेक्शन कि अगर कभी एक कंपनी के शेयर्स, फॉरेन कंपनी के शेयर दूसरी फॉरेन कंपनी को बेचे जाएंगे, अगर उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स वैल्यू डिराइव करते हैं फ्रॉम द अंडरलाइनिंग एसेट्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, वैल्यू याद है 50% ऑफ टोटल एसेट्स प्लस 10 करोड़ रुपीज इन वैल्यू, मतलब 10 करोड़ रुपया इन वैल्यू होना चाहिए, प्लस 50% ऑफ एसेट्स होना चाहिए जो CGP होल्ड करता है। वैसे इस सेंस में बोले तो जो CGP होल्ड करता है इंडियन कंपनी में, दैट शुड बी इक्वल टू एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीज वर्थ एसेट्स, एंड दैट 10 करोड़ शुड एटलीस्ट बी 50% ऑफ टोटल एसेट्स दैट इंडियन कंपनी हैज, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो नाउ दैट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स विल बी डीम्ड टू अक्रू एंड अराइज इन इंडिया एंड इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग यही समाप्त करते हैं। ये एक होता है ना टाइप का, क्या बोल सकते हैं, कैप्सूल है, कॉन्सेप्ट कैप्सूल आपको मैंने दिया है, ठीक है। इसको देखिएगा, समझिएगा, और प्लीज इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट चाहिए हर उस बच्चे का जो इसको देख रहा है, क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो है। आप देखो, आज ही देखो इसको, ये कल सुबह, अभी रात में ही मैं अपलोड कर दूंगा। अभी बज रहे हैं 4:07, आधा घंटा के अंदर ही अपलोड हो जाएगा, लगभग सुबह के 5 बजे। कुछ बच्चे 5 बजे उठ के भी पढ़ते होंगे, मेरी तो अभी ऐसा हो गया 5 बजे सोने जाता हूं मैं, ठीक है। तो और एक मोटिवेशन लेक्चर आएगा, और कुछ एक GST का बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबली CA फाउंडेशन हमारे छोटे भाइयों बहनों के लिए भी हम लोग ने कुछ सोचा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज एंजॉय द लेक्चर एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज्यादा ये सबके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।